बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं वॉर रूम, और वॉर रूम में हम आपको पाकिस्तान से, खास तौर पर पाकिस्तान से जितनी भी खबरें आती हैं वो बताते हैं, और पाकिस्तान में कैसे छोटे से छोटे लेवल से लेकर के सीधे इनकी सरकार में जो ऊपर लोग बैठे हैं और सीना में वहां क्या पैनिक है उसकी खबरें हम आपको बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान से एक आवाज बहुत आती है, परमाणु बम, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर। तो आज इस न्यूक्लियर बम का भी जवाब आपको दिखाते हैं। बार बार पाकिस्तान परमाणु अटैक की धमकी देता है भारत को, लेकिन अब उसकी इन गीदड़ भपकियों के बीच भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को एक्टिवेट कर दिया है। मतलब भारत ने समंदर में अपनी परमाणु मिसाइल्स को तैनात कर दिया है। भारत ने K4 SLBM के साथ INS अरिहंत और INS अरिघात को लॉन्च कर दिया है। ये 4000 किलोमीटर दूर से भी पाकिस्तान को निशाना बना सकते हैं। वैसे ये तैनाती कहां होती है, कब होती है, ये डिस्कशन का मुद्दा है नहीं, और ना ही इसकी ऐसी कोई जानकारी कभी आएगी। ये सेना के या भारत के वो हथियार हैं जिनके बारे में भारत के दुश्मनों को भनक भी नहीं लगती, और ये इतने घातक हैं जितने हल्के में पाकिस्तान न्यूक्लियर थ्रेट्स देता है। असली में जो जिनसे ये काम होना है ना, उनके बारे में तो भारत में कोई गंभीर आदमी आपको चर्चा करता हुआ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो अपना काम करने के लिए जहां तैनात है वो काम करने के लिए है, किसी को डराने के लिए नहीं है। तो जब, और भगवान न करे वो नौबत आए कभी, लेकिन अगर आई तो फिर आप जान लीजिए कि इन हथियारों का दूसरा नाम विध्वंस है, डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट एनाइलेशन आपके दुश्मन का। ये इतनी घातक हैं, इतनी केपेबल हैं। तो अभी बस पाकिस्तान को मैं इतनी जानकारी देना चाह रहा था। हमारे प्रोग्राम में कल सर राज्यसभा के सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, और बड़े ज्ञानी आदमी हैं। उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा कि पाकिस्तान बार बार जो है हमको न्यूक्लियर की धमकी देता है, उनका जवाब भी आप सुन लीजिए। ये आज के ज़माने में ये न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना इतना आसान नहीं है। आपने शायद वो स्टोरी पढ़ी होगी कि बालाकोट के बाद जब पाकिस्तान सोच रहा था रिटेलिएट करने के, तो अमेरिका ने कहा F-16 हम यूज़ नहीं करने देंगे, हम लॉक कर देंगे। आज की आईटी की टेक्नोलॉजी का ज़माना ऐसा है कि पाकिस्तान के पास अपना क्या है भाई, तेरा इंडिजिनस कुछ है, सब तो बाहर का है। बाहर का कंट्री चाहेगा तो लॉक कर देगा, आप उसको यूज़ ही नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग, द मोमेंट यू ओपन द न्यूक्लियर वॉरहेड, तुरंत सैटेलाइट्स की नजर में आ जाता है, and it can be effectively tackled and neutralized immediately. Third thing, उसका आफ्टरमैथ क्या होगा ये भी आपको पता, और अब इतना भी आसान नहीं है कि मैंने गिरा दिया उसके बाद वहां गिरा देंगे। टैक्टिकल वेपन्स होते हैं। एक शहर को तबाह करना लक्ष्य नहीं होता है, शहर को तबाह करना लक्ष्य नहीं। आप क्या होता 0.1 टन का, जैसे इंडिया ने 98 में जब किया था, 11 मई को हमने 2 हायर टन के किए थे। जो 13 मई को हमने 3 किए, उसमें सब किलो टन के भी थे और हाइड्रोजन बम भी था। यानी हम न्यूक्लियर भी है, एटॉमिक भी। 0.1 टन का जानते क्या होता है? एक एयरपोर्ट उड़ा दिया, एक आपका कैंटोनमेंट उड़ा दिया, मतलब 2-3 किलोमीटर के रेंज की चीज सारी उड़ा दी। वो ज्यादा यूजफुल होता है इन केस ऑफ वॉर। उसकी प्रिसीजन की कैपेसिटी हमारे पास है, उनके पास नहीं। इसलिए अव्वल तो वो उसके बारे में सोचेंगे नहीं, सोचेंगे तो उसके बहुत सारे काउंटर मैकेनिज्म अपने पास हैं। तो ये जो टैक्टिकल लड़ाई वाली बात है, ये कन्वेंशनल लड़ाई के बाद यहां तक पहुंचते हैं, और दुनिया में कोई नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वॉर। जब बताइए रशिया यूक्रेन में, फिर रशिया अपने सैनिकों को क्यों मरने दे रहा है? ठीक बात है, कर दे फट से 1 मिनट में, इट्स नॉट पॉसिबल। सर फिर अभी कोई सुनने वाला सोच रहा होगा कि फिर इसका ये हथियार है क्यों हमारे पास? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी रही है कि टेरर भेजो, और जैसे हिंदुस्तान एक्शन करता है तो मैं बोलूँगा जी मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है मेरे पास, तो इसलिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस चीज़ का जवाब हमने बालाकोट में भी दे दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी से आपने सुन लिया जो वो कह रहे थे, और मैं 2 चीज़ें और आपको केंद्रित कर देता हूँ इसके ऊपर। तकरीबन 6-7 साल पहले हम बोल रहे थे यार हम शांत देश हैं, हम न्यूक्लियर वेपन इतने नहीं बनाते। उस समय पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियारों की तादाद हमसे ज़्यादा थी। आज की सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कहीं ज़्यादा पाकिस्तान से बना दिए हैं। यानी कि इन 5-6 सालों में हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सिपरी की रिपोर्ट कह रही है। और उसके मुताबिक हमने उसके जो ये बार बार ये जो न्यूक्लियर वेपन के पीछे छुपने की आदत जो है, और ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आदत है, इसी को करारा जवाब देने के लिए हमने उससे न्यूक्लियर वेपन भी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। और जो मेरे को पैनलिस्ट ने बोला था, न्यूक्लियर ट्रायड है हमारे पास, यानी कि जमीन, आकाश और पानी, तीनों जगह से हम वार कर सकते हैं, जो कि उसके पास नहीं है। तीसरी चीज़,
जो भी उसने न्यूक्लियर इस्तेमाल करना है उसके लिए जो भी कम्युनिकेशन चाहिए, सैटेलाइट चाहिए, सिर्फ हमारे पास, हमारे और बाकी 3-4 जो देश हैं, अमेरिका, चीन और रूस, उन्हीं लोगों के पास में ये टेक्नोलॉजी है कि किसी सैटेलाइट को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। सैटेलाइट का जो स्पेस वॉर है उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी है वो हमारे पास है, उसके पास नहीं है। ये उसे भी मालूम है, ये बाकी दुनिया को भी मालूम है। तो वो इस हालत में नहीं है। न्यूक्लियर वेपन है, बना लिया तुमने, एक टेस्ट कर लिया, बात समझ में आ गई, लेकिन यूज करना बड़ा अलग बात है जो तुम्हारे ताकत में नहीं है। ये गिदड़ बपकी है। छोटा छोटा कमेंट सर आपका। बिल्कुल, न्यूक्लियर वेपन्स जो है, वेपन्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है, इनकी वैल्यू तब तक है जब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। अमेरिकन साइंटिस्ट ने बताया कि हमारे पास 180 है हिंदुस्तान के पास, जिनकी ज्यादातर यील्ड है 12 से 40 किलो टन। पाकिस्तान के जो ज्यादातर है उनकी यील्ड बहुत कम है। दूसरी चीज आती है कि हमने बात करी थी ट्रायड की। ट्रायड के अंदर SSBN जो है उसके अंदर हमारे पास एक K4 मिसाइल है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। ओपन सोर्सेज में आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगी। इसको हम कहीं भी अरेबियन सी में डिप्लॉय कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर फर्स्ट स्ट्राइक हमारे ऊपर होती है तो सेकंड स्ट्राइक हम बहुत ही घातक कर सकते हैं उनके ऊपर। आपको जस्ट छोटा सा एग्जांपल दूं, जब हिरोशिमा नागासाकी में अटैक हुआ था, जो हमारी यील्ड के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो उससे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा हैं, यानी कि उस समय 2,20,000 लोग मरे थे। आप सोच भी नहीं सकते कि अगर पाकिस्तान ने कभी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो भारत क्या हालत करेगा, उनका क्या हर्ष होगा। देखो सौरभ, ये समझना चाहिए जब कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर देता है तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाता है उस देश पे जिस पे वो यूज़ करता है। हो सकता है उसकी जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है वो एक प्रकार पैरालाइज हो जाए, और ये एक डर सबको सताता है। इसलिए ये जो ट्राइड की फैसिलिटी है, यही नहीं, कई बार क्या होता है कि दूसरा देश आपको प्रीएम्प्ट भी कर सकता है। आपके जो न्यूक्लियर हथियार हैं उन पे भी हमला करके आपके ऊपर न्यूक्लियर हथियार भी लग गया, आपके न्यूक्लियर हथियार की फैसिलिटी को भी उसने डाउनग्रेड कर दिया, आप उसको रिएक्ट नहीं करते। मगर जब आपके पास ट्राइड है, ट्राइड का सबसे ज़्यादा है कि आपके पास जब SSBN है, जैसे बोला, आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे, ये जो सबमरीन्स हैं ये एक नया फोल्ड करते हैं। ये कहाँ हैं, किधर हैं, इनको वो ट्रैक नहीं कर सकता दुश्मन। वो न्यूक्लियर हथियार तो उसने यूज कर दिया, मगर जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से जो हमारी ये ऑटोमेटिक वहां से चल जाएंगे तो फिर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। ये डर सताता है। अगर क्या उसके पास है, पाकिस्तान के पास नहीं है। अगर हम यूज कर देते, जो हमारी है नहीं फर्स्ट यूज, अगर कोई भी देश यूज कर देता है जिसके पास ट्राइड की फैसिलिटी नहीं है तो फिर उसके पास काबिलियत तो क्षमता नहीं है जो भारत के अंदर है, और 5 ही देश हैं जिनके पास है। और इसलिए कमोडोर साहब ने बड़ा, मुझे लगता है वो सर ये डेफिनेशन हो जानी चाहिए कि न्यूक्लियर वेपन की काबिलियत ही तब तक है या उसका यूज तब तक है जब तक वो इस्तेमाल नहीं होता। इस्तेमाल ही कर दिया तो फिर क्या। एक छोटा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि एक अलग एंगल लेके आ रहा हूं। आज हमारे पास वो क्षमता है कि लॉन्च करेगा तो कैसे करेगा, मिसाइल से लाएगा, एयर से करेगा। आज हमारे पास S-400 है, रफेल है, सैटेलाइट के द्वारा सब सर्विलियंस पूरा कर रहे हैं। हमें पता उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, कब असेंबल करेंगे, सारी चीज़ें अलग होते हैं, फ्यूज अलग, उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अलग और मिसाइल अलग। जब वो असेंबल कर रहा है तो हम वही अटैक कर सकते हैं। दूसरी बात जो प्रीएम्प्ट कर दिया, दूसरी बात जो लॉन्च कर रहा है उसको रास्ते में गिरा दिया। तो ये भी कैपेबिलिटी आज हमारे पास है कि बेटे तू लॉन्च करेगा तो कहाँ करेगा और कैसे डालेगा, यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देंगे, वहीं का वहीं खत्म कर देंगे। अच्छा, पाकिस्तान को यह बात अच्छे से मालूम है कि अगर प्रधानमंत्री ने कहा है, मोदी साहब ने कहा है कि पहलगाम का बदला लेंगे तो इंडियन आर्मी बदला तो लेगी, भारत की सेनाएं इसका बदला लेगी। अब यही वजह है कि पाकिस्तान में इतना पैनिक है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर छिपा छिपा फिर रहा है। पाकिस्तान का आसिम मुनीर आर्मी चीफ रावलपिंडी हेडक्वार्टर पहुंचा, जहां उसने अपने टॉप जनरल्स की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसमें पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर और इनके अलावा इनकी जो कोर कमांडर हैं वो शामिल हुए थे। रावलपिंडी मुख्यालय में कोर कमांडर्स की एक बैठक हुई जिसमें पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों का जायजा लिया गया। भारत हमला अगर करे तो उससे बचने के लिए क्या करना होगा, इस पर इन्होंने खूब सोचा। और इसके बाद पाकिस्तान की फौज ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि हमारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सेना से बात करते हुए कहा कि वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही पाकिस्तानी सेना का हौसला बढ़ाने की बात भी कही। यह आदमी अच्छी कॉमेडी करता है, जो कपिल शर्मा के शो में बुलाना चाहिए। ये भी इनका मंत्री रह चुका है, आपको बता दूं। वो कह रहा है एयर कमांडर साहब की भारत में हमारे आर्मी चीफ का खौफ है। बिल्कुल सही कह रहा है। एक्चुअली हमारे आर्मी चीफ का खौफ तो होना चाहिए। नहीं, आसिम मुनीर का खौफ यहां है, कह रहा है। उनके आर्मी चीफ का खौफ तो, उनके आर्मी चीफ को देखिए बंकरों में तो छुपा हुआ है, और उनके लोग खुद अब ओपनली बोल रहे हैं कि हमारे को इस सर्विस से रिजाइन करो। 63
उनके सीनियर ऑफिसर्स ने रेजिग्नेशन डाल दिया है, उनमें से 3 मेजर जनरल है। ये 63 ऑफिसर्स ये कहते हैं हमें आर्मी चीफ के ऊपर विश्वास नहीं है। उनके आर्मी चीफ का खौफ क्या होगा? हम तो अपने चैनल पे कहते हैं, आपके चैनल पे कहते हैं तेरे को नहीं छोड़ेंगे। तो हम सब लोग ये बोलते हैं कि मुनीर ही एक्चुअल टेररिस्ट है। सब टेररिस्ट का सरंगा कौन है? आसिम मुनीर। जब इन्होंने पहलगांव किया, जब पहलगांव से पहले जब इन्होंने पुलवामा किया, तब भी आसिम मुनीर का नाम आया। आज जब उन्होंने पहलगांव किया, तब भी आसिम मुनीर। उसका क्या डर है? हम हर चैनल पे बोल रहे हैं आसिम मुनीर तेरे को हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा, तू कहीं भी छुपेगा, तू रिटायर भी हो जाए, तेरे को वहां पे जाके घुस के तेरे को मार के आएंगे। भारत की छोड़ दो, पाकिस्तान के अंदर ही बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, वहां मार खा रहे हैं, वहां पे कौन सा डर बैठ? ये तो भारत तो बहुत दूर की बात है, अपने देश के अंदर ही डर बिठा ले, वही बहुत है उसके लिए। जी अच्छा, ये रावलपिंडी में जो GHQ है, इनका हेडक्वार्टर जो है, वहां आसिम मुनीर पहुंचा था, इन्होंने कोर कमांडरों की बैठक की है। इस बहाने जरा दर्शकों को पाकिस्तान के आर्मी का भी थोड़ा स्ट्रक्चर पता चल जाए जनरल साहब। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है जो आपने, मैं पहले इससे पहले वाले पे टिप्पणी कर दूं कि आसिफ मुनीर ने अपनी फैमिली बाहर भेज दी है और सारे जनरलों ने अपनी फैमिली बाहर भेज दी है, देश के बाहर। तो डर किसका किसको है ये उससे साफ नज़र आता है। दूसरी चीज़, जितने भी टेररिस्ट हैं, TTP वाले जो हैं और जितने भी BLA वाले हैं, उन्होंने वो इतने गिन गिन के रोज़ मार रहे हैं। तो जब वो खौफ उधर नहीं चल रहा तो इधर कहाँ चलेगा? और तीसरा जो आपने बताया कि जो इनका जो आर्मी का इनका जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर के मुताबिक एक चीफ होता है और उसके नीचे कोर कमांडर्स होते हैं। अच्छा। अब अगर ये आसिफ मुनीर ने ये सारी जो भी गड़बड़ करी है वो इसलिए की है कि जी मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, तो जैसे ही उसको एक्सटेंशन मिलता है तो 5 कोर कमांडर जो हैं वो उस लिस्ट से गायब हो जाते हैं। करेक्ट। तो जब वो लिस्ट से गायब होते हैं, चीफ बनना चाहते हैं। हाँ, सारे चीफ बनना चाहते हैं क्योंकि वो वहां पर पावर एंजॉय करना चाहते हैं। तो उन 5 को गुस्सा तो आएगा, और जब इस किस्म से गुस्सा आता है तो जो चीज़ अभी ये मेरे को पैनलिस्ट बता रहे थे कि डिसग्रंटलमेंट होगा, ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, तो पहले वो अपने बंदों को ही संभाल ले, उतना ही काफ़ी है। ये पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है। बाकी जो कोर कमांडर है शायद 9 है। हाँ, ये मतलब चीफ ताकत इनकी खूब है, वैसी ही है स्ट्राइक। हाँ, ताकत इनकी वैसी है क्योंकि पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट कभी उभर के नहीं आ पाया वहां पर। जब जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, 50% मिलिट्री ने डायरेक्टली रूल किया और 50% इनडायरेक्टली। इसलिए मुझे ये कोर कमांडर चैलेंज कर सकते हैं अपने चीफ को। ये चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी उसने अपनी मर्जी का, उसने ISI चीफ भी जो है और उसको NSA की पावर भी बना दिया। तो ये लोग भी क्या करते हैं कि अब विद इन देमसेल्व्स वो अपना एक पॉलिटिकल गेम खेलते हैं कि भाई मेरे जो खास हैं वो वहां रहे, तो ताकि बाकी का पलड़ा कम रहे। 2-3 बातें हैं। एक तो देखो, भारत के अंदर जैसे बहुत वेल लेड आउट प्रोसीजर है कि किस प्रकार से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा, कि जो आर्मी कमांडर्स हैं, नॉर्मली जो सीनियर मोस्ट आर्मी कमांडर जिस टाइम चीफ रिटायर होता है वो चीफ बनता है, और बाय एंड लार्ज यही फॉलो होता है। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में जो उसको सेलेक्ट करते हैं, एक कैबिनेट है जो कि हेड करते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, और नॉर्मली देखा गया कि जो सीनियर मोस्ट है उसको नहीं बनाते, उसको बनाते हैं जो कि पॉलिटिकली अलाइन हो। मगर वो अलग बात है कि उसके बाद वो पॉलिटिकली अलाइन रहता है या नहीं रहता। ये आपको पता है जयल हक का क्या हुआ था भुट्टो के साथ। जो भुट्टो ने जयल हक को बनाया था तो वो 7वें नंबर पे थे, और उसके बाद उन्होंने उसको फांसी दे दी। 2-3 बातें पाकिस्तान की फौज के बारे में। वो कहते हैं हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। ये सच्चाई है। असली पावर पाकिस्तान में इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी से जाती है। अगर आप देखें, पाकिस्तान का साइज हमारे से 1/7 है, उसकी पॉपुलेशन हमारे से 1/8 है, उसकी जो इकोनॉमी है हमारे से 17% है, मगर पाकिस्तान की फौज एक प्रकार 70% है भारत के। एक छोटा देश इतनी बड़ी फौज क्या कर रहा है? इसका मतलब उसने एक इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट कर रखी है अपने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कि अगर बड़ी फौज नहीं होगी तो भारत आपके ऊपर हमला कर देगा। और यही सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान की। आज वहां करप्शन है, इकोनॉमी के अंदर ये हिस्सा लेते हैं। जो इनकी फौजी फाउंडेशन है जो $182 बिलियन का एक प्रकार से बिजनेस करती है, बिजनेस हाउस से, वो कहते हैं कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल स्टेट से लेके बैंक, इस आर्मी को अपने देश से कुछ लेना ही नहीं, देना ही नहीं। ये खुद को ही चलाने के लिए सारे फैसले टैक्स के दायरे में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल उनका काम है सिर्फ अपनी जेबें भरना। जैसे जनरल शिवाज ने बताया कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चल रहे,
करप्शन है, इनके बच्चे बाहर पलते हैं, और वहां पर प्रोफेशनलिज्म तो ऐसा है कि देखिए किस प्रकार का प्रोफेशनलिज्म है जो हमें नजर आता है बलूचिस्तान में, जो नजर आता है खैबर पख्तूनख्वा में। ह्यूमन राइट्स का कोई वैल्यू नहीं है वहां पर। 5000 लोग उठा के गायब हो जाते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, करप्शन पूरी है। यही कारण है कि आज जो उनकी इज्जत है, आप देखिए परसों ही खैबर पख्तूनख्वा का इलाका था, वहां की पुलिस इनको चैलेंज करेगी आप जाइए। बलूचिस्तान में वहां के MP इनको चैलेंज कर रहा था कि आप वापस जाइए, यहां पर आप पेट्रोल चोरी कर रहे हैं। इस तरह के आए दिन वहां पर आम जनता में जो पहली इज्जत थी वो आज पाकिस्तान की फौज की खत्म हो गई है। इमरान खान को जब पकड़ा था, आपको मालूम किस प्रकार कोर कमांडर के घर और बाकी हेडक्वार्टर में घुस के लूटपाट की, लोगों ने उथल पुथल किया। ये चीज पहले कभी मैं सोच ही नहीं सकता था कि फौज के साथ हो, भारत की फौज। इसीलिए शायद सर इनको अपने बाकी अफसरों को नीचे और सिपाहियों को ये रिलीजन की अफीम खिलानी पड़ती है। तो उसका मोटिवेशन क्या है? सौरभ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है, इनका टोटल बिजनेस जो है पाकिस्तान आर्मी का 1.5 लाख करोड़ का है। इनकी रियल एस्टेट है 2 लाख करोड़। इनका एक जनरल था, जनरल बाजवा, जो इससे पहले चीफ था, 14,500 करोड़, $52 मिलियन का उसका इन्वेस्टमेंट है पापा जॉन्स के अंदर, जो कि एक पिज्जा चेन है। इनके 50 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे सर भी बता रहे थे कि IT, सीमेंट से लेके एग्रीकल्चर, या फिर उसको अगर कहे तो ऑयल एंड गैस, एविएशन और एडवर्टाइजमेंट तक है उनके बिजनेसेस। और तो टैक्स के दायरे में नहीं है, टैक्स के दायरे में नहीं ये है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है। जब पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं। जब बाजवा की वाइफ का 2016 में उन्होंने टैक्स रिटर्न भरा तो 0 इनकम थी, और जाते टाइम hundreds of millions of डॉलर की थी। ये कहां से आया ये पैसा? ये ड्रग मनी है सर, ये ड्रग मनी है जिसका इस्तेमाल ये अपनी जेबों में भी करते हैं। ये बिजनेसेस का मनी है जिसको साइफन ऑफ किया जाता है। ऐसे करप्ट जनरल हैं। अगर ऐसे करप्ट जनरल आपके देश को लीड कर रहे हो तो वो कैसे एक प्रोफेशनल आर्मी को बना सकते हैं? अब देखिए, बिल्कुल ठीक आप लोगों ने जो बात बताई, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और अगर आपके पास केवल पैसा बनाना मकसद है फौज में आने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उस फौज का मोराल भी क्या होगा। इसीलिए अगली खबर जुड़ी हुई है, पाकिस्तान में मौलाना फतवे जारी कर रहे हैं। कभी किसी देश के अंदर जरूरत पड़ती है कि कोई धार्मिक व्यक्ति जो है खड़े होकर के कहे कि अब ये ऐसा वक्त है कि पूरा देश अपनी फौज का साथ दे। अरे पूरा देश फौज का साथ देता ही है, उसमें कहने की क्या बात है। लेकिन पाकिस्तान में फतवे निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है अपनी फौज पर, लोग अपनी फौज के साथ नहीं है। इसलिए उनके ऊपर यह धर्म का प्रेशर डाला जा रहा है कि नहीं, ऐसे वक्त में तुमको अपनी फौज के साथ खड़े होना है।